Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best institute for your NT-test preparations and admission journey. Dear students, University of Engineering and Technology लाहौर के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉल 2026 के लिए ओपन हो चुके हैं। 8 जून से पोर्टल ओपन हो चुका है ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ योर ECAT 1 और 2। ECAT 2 की बेसिस पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। अगर ECAT 2 का रिजल्ट चूंकि अब आ चुका है तो अब आप लोग भी जो स्टूडेंट्स ECAT 2 की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास 15 जुलाई तक टाइम है अप्लाई करने के लिए। UET लाहौर के अंदर पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं। आपका ECAT 2 का जैसे ही रिजल्ट आता है, अनाउंस होता है, तो फौरन उसके बाद आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल्स ओपन है। जिन स्टूडेंट्स ने 1 की बेसिस पे करना था वो भी कर सकते थे। 15 जुलाई तक आप लोगों के पास सबके पास टाइम है। इवन दो गुड न्यूज इज दिस कि आप में से वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ECAT दिया ही नहीं है। वो कैसे, ECAT के बगैर कैसे नहीं दे सकते, वो भी मैं बताऊंगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग कौन से प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स कौन से हैं, ECAT बेस्ड प्रोग्राम्स कौन से हैं यानी कि जिनके अंदर ECAT रिक्वायर्ड होता है, और नॉन ECAT बेस्ड प्रोग्राम्स कौन से यानी कि जिनके अंदर ECAT रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप लोगों के पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं मेन कैंपस लाहौर के अंदर, फैसलाबाद कैंपस के अंदर, नारोवाल कैंपस के अंदर, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला कैंपस के अंदर जो कि एफिलेटेड कॉलेज है, काला शाह काकू कैंपस जो न्यू कैंपस भी जिसको कहा जाते हैं, और जो ओपन मेरिट सीट्स हैं, इसका मतलब है ओपन मेरिट सीट्स का मतलब है कि A1 कैटेगरी की फील्ड, उसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं A1 और A2 के अंदर जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं। पंजाब डोमिसाइल के अलावा अगर आपका डोमिसाइल है तो फिर आप लोगों को या तो AP कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है या फिर आप लोगों की जो रेलिवेंट प्रोविंस से रिलेटेड आप लोगों की कैटेगरी होती है उसके अंदर अप्लाई करना होता है। ये इन जो कैटेगरीज हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के पास जो कैटेगरीज हैं उसकी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर देख लीजिएगा वहाँ पे। और आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके क्लास फेलोज या रिलेटिव्स जो भी UET के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा क्योंकि UET ने अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी तौर पे देखिएगा। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप लोग हम हमारे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों की क्वेरी को एड्रेस कर दिया जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स और उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी प्रोग्राम्स UET के अंदर आपको ऑफर किए जाते हैं वो PEC जो कि इंजीनियरिंग के लिए काउंसिल है, NCAC जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए काउंसिल है, और HEC से रेलिवेंट काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। तो आप लोगों के पास जो इंजीनियरिंग और रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एलिजिबल हैं। सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, FSC में प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे, ICS विद फिजिक्स के या इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट स्टेटेड कॉम्बिनेशन आपने इसके इक्वल डिग्री अचीव की हुई है, और उसके अंदर आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स मिनिमम आप लोगों का क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपने 60% तक मार्क्स अपने इंटरमीडिएट के अंदर अचीव किए हों। 60% का हरगिज मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए मेरिट 60% चाहिए। 60% का मतलब है कि आप लोगों के कम अज कम 60% नंबर होने चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर आपके 59% भी होते हैं तो आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के काबिल या अहल नहीं हो सकेंगे। ECAT 2026 आपका रिक्वायर्ड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि स्प्रिंग एडमिशन में जो ECAT हुआ था हम उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर का ECAT एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो रिसेंट ईयर का रिसेंटली ECAT हुआ होता है सिर्फ वही आप लोगों के पास एप्लीकेबल होता है फॉर एडमिशन। सो इस वक्त ECAT 2026 के अंदर जो फाल के लिए हुआ है ECAT राउंड 1 और 2, इन दोनों में से किसी एक की बेसिस पे जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड इन UET लाहौर इन डिफरेंट कैंपसेस। कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और कौन कौन से कैंपस के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो कि लाहौर कैंपस के अंदर, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ओनली लाहौर कैंपस, केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर के
KSK एंड फैसलाबाद, सिविल इंजीनियरिंग लाहौर एंड नारोवाल कैंपस के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तमाम कैंपसेस के अंदर ऑफर की जाती है, लाहौर, कालाशा काकू, फैसलाबाद, नारोवाल, उसके अलावा जो रचना कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है उसके अंदर भी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर में ऑफर की जाती है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर के अंदर ऑफर की जाती है, एडमिशन ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, एडमिशन ऑन ऑल पाकिस्तान की बेसिस का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप लोग AP कैटेगरी के अंदर अप्लाई करके जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर लाहौर, सिर्फ लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर, कालाशा काकू, नारोवाल एंड RCET कैंपसेस के अंदर ऑफर होती है, फैसलाबाद के अंदर ऑफर नहीं होती है। मैकेट्रॉनिक सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद के अंदर, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग लाहौर के अंदर ऑफर होती है, माइनिंग लाहौर के अंदर, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग लाहौर के अंदर, पॉलीमर इंजीनियरिंग लाहौर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लाहौर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद, ओनली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के अंदर ऑफर होती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड KSK एंड नारोवाल, और इसके अंदर आप लोगों का FSC प्री मेडिकल एक्सेप्टेड इन एडिशन टू द अबव, आप लोग AP कैटेगरी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ FSC प्री मेडिकल भी आप लोगों का एक्सेप्टेड होगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं PCAT एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर मैथ, फिजिक्स एंड स्टैट्स आर आल्सो एक्सेप्टेड इन एडिशन टू द इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जैसे आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी थी कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, उसके अलावा आप लोगों के इसके अंदर आपके जो कम्बिनेशन है वो FSC प्री इंजीनियरिंग और उसके अलावा प्री ICS विद फिजिक्स होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों के पास स्टैट्स वाला कम्बिनेशन भी एक्सेप्टेबल है। आर्किटेक्चर और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर नारोवाल एंड लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होती है विद 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। CRP आप लोगों की सिटी एंड रीजनल प्लानिंग जो है लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होती है विद 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन PID आपकी ऑफर होती है लाहौर कैंपस के अंदर विद 50% मार्क्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों के पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है कि आपका इंटरमीडिएट का कम्बिनेशन या इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, ICS है, आपने इंटरमीडिएट स्टैट्स के साथ की हुई है, फिजिक्स के साथ की हुई है, आप लोग इन कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आप लोगों को कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में और ECAT 2026 का रिक्वायर्ड है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर 60% होता है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 50% होता है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर मैं ये एक बात और भी मेंशन कर दूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे कांट अप्लाई इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम अनटिल एंड अनलेस दे गिव एडिशनल मैथ्स एग्जाम। अगर वो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे देते हैं तो फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। हाँ, नीचे वाले प्रोग्राम्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम्स वाले, इसके अंदर भी वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर स्टैट्स वाले हो सकते हैं। आप लोग जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। अगर उन्होंने एडिशनल मैथ्स का पेपर नहीं दिया हुआ या कोई कोर्स नहीं किया हुआ तो आप लोग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग के पास कंप्यूटर साइंस जो तमाम कैंपसेस के अंदर ऑफर किया जाता है, कंप्यूटर साइंस इन नारोवाल कैंपस विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाहौर एंड कालाशा काकू, साइबर सिक्योरिटी इन लाहौर, कालाशा काकू एंड फैसलाबाद, डेटा साइंस कालाशा काकू लाहौर एंड फैसलाबाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन लाहौर एंड कालाशा काकू, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स लाहौर, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम इन लाहौर कैंपस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद 60% इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट ऑल कैंपसेस एक्सेप्ट लाहौर। देखें यहाँ पे जो को कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है ना लाहौर जो UET के अंदर, यहाँ पे देखें आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आया कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी, और यहाँ पे भी जो NCA से लिखा है ऑल कैंपसेस एक्सेप्ट लाहौर। जो लाहौर कैंपस के अंदर ये वाला प्रोग्राम्स की ऑफर किया जाता है ये PEC से लिंक्ड है। PEC का मतलब है कि ये एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंसिडर किया जाएगा, जब आप डिग्री लेंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे।
आप कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। ये पीईसी से लिंक्ड प्रोग्राम है, ये एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो लाहौर के अंदर, लाहौर कैंपस के अंदर जो ऑफर किया जाता है वो पीईसी प्रोग्राम है। जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन ऑल कैंपसेस एक्सेप्ट लाहौर, लाहौर के अलावा काला शकाको कैंपस, नारोवाल कैंपस और रचना कॉलेज कैंपस और जो आप लोगों के बाकी के कैंपसेस हैं उसके अंदर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है उसके अंदर जो आपको ये वाला प्रोग्राम ऑफर किया जाता है ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम है, ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर शामिल होगा क्योंकि ये एनसीएसी से लिंक्ड है। अब आप लोगों की इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन जो है ये 60%, वैसे तो आप लोगों की कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 50% है ना, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर आप लोग को 60% वेटेज रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं नॉन ई कैट बेस्ड डिसिप्लिन की, यानी कि जिनके अंदर आप लोगों को ई कैट रिक्वायर्ड नहीं होता, जो स्टूडेंट्स ई कैट नहीं दे सके, उनका मिस हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए और वो ई कैट की बेसिस पे अप्लाई करना ही नहीं चाहते या उनका एडमिशन होने के चांसेस कम है ई कैट की बेसिस पे, या ई कैट दिया ही नहीं, पता ही नहीं चला, डेट गुजर गई, व्हाट सो एवर हैपेंड, बट यूईटी में एडमिशन लेना है, ये हमारा टारगेट था। सो वी कैन अचीव दैट टारगेट बाय अप्लाइंग इन, तो हम अप्लाई कर सकते हैं नॉन ई कैट प्रोग्राम्स के अंदर, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ 50% आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स रिक्वायर्ड है, ई कैट रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप लोगों ने एडमिशन टेस्ट के बगैर ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर। और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए जो कि लाहौर और कालाशा का कैंपस के अंदर ऑफर होती है, बिजनेस एनालिटिक्स लाहौर के अंदर, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीबीआईटी लाहौर, कालाशा काकू और नारोवाल कैंपस के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन लाहौर कैंपस, इस्लामिक स्टडीज़ एंड स्पेशलाइजेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाहौर के अंदर, उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन लाहौर, इंटीरियर डिज़ाइन इन लाहौर विद इंटरमीडिएट और इक्वलेंट विद एटलीस्ट वन साइंस सब्जेक्ट। आपका साइंस सब्जेक्ट एक लाजमी होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर आपकी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और इक्वलेंट विद मैंडेटरी केमिस्ट्री, आप लोगों ने केमिस्ट्री लाजमी पढ़ी हो, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो फिर आपको वो तो आपने लाजमी पढ़ी होगी। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के वैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपने आईसीएस पढ़ी है तो फिर आप लोगों को पहले एडिशनल उसका केमिस्ट्री का पेपर देना होगा ताकि आप लोग इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो सको। उसके लिए आप लोगों की केमिस्ट्री है जो आपने लाहौर केमिस्ट्री का प्रोग्राम जो है वो लाहौर के अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लाहौर और फैसलाबाद के अंदर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कालाजा का कैंपस के अंदर और इन्वायरमेंटल साइंस लाहौर के अंदर ऑफर की जाती है। इसके अलावा वो प्रोग्राम्स जिसके अंदर आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स जो है वो आप लोगों की मैंडेटरी सब्जेक्ट है कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में लाजमी पढ़ा हो, उसके अंदर इंक्लूडेड है मैथ्स विद स्पेशलाइजेशन इन एआई डेटा साइंस एंड आईटी विद मैंडेटरी मैथ्स, आपने मैथ्स लाजमी पढ़ा हो, ये आप लोग को लाहौर और कालाशा काकू कैंपस के अंदर ऑफर होते हैं। मटेरियल साइंस लाहौर के अंदर, फिजिक्स विद मैंडेटरी फिजिक्स सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट वो आप लोगों को लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होती है। एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट कालाशा काकू कैंपस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को सारे डिसिप्लिन्स बता दिए हैं। आपको एडमिशन गाइड अगर इंग्लिश या उर्दू में चाहिए आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा, वैसे मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर थोरोली एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आपके पास 15 जुलाई लास्ट डेट है फॉल 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग अपना स्केड्यूल देखना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आप आके आप लोगों को यहाँ पे सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को सारे वो फॉर्म्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को एडमिशन के टाइम रिक्वायर्ड होंगे, अभी नहीं लेकिन जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा ये फॉर्म्स की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी। फ़ीस जो है ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर पहले वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल था लेकिन अब उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और जो आपको अपडेटेड फ़ीस स्केड्यूल है वो आपको बाद में वेबसाइट पे यहीं पे मिलेगा। सो आप लोग उसके अपडेटेड जो फीस स्केड्यूल है उसका वेट करें। सो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं ना कि आप लोगों हमारा बैकग्राउंड ये है, इतने हमारे मार्क्स थे तो हम किस किस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं, क्या हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा या इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, ये मैंने ये किया हुआ है वो किया हुआ है तो मैं किस किस प्रोग्राम के अंदर मैं इस प्रोग्राम के अंदर जा सकता हूँ। सिंपली आप लोगों ने यूईटी की वेबसाइट के ऊपर आना है, यूईटी लाहौर की वेबसाइट पर ये बैचलर्स एडमिशन के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, ये नज़र आ रहा है आपको, मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा
दिखा रही हूँ, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन है चेक योर एलिजिबिलिटी। इसका मतलब है कि ये आपको बताएगा कि आप कौन सी डिग्री के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, किस डिग्री के अंदर आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने परसेंट की एलिजिबिलिटी है। आप यहाँ पे अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू नोट दैट कि मेरा एडमिशन कंप्यूटर साइंस के अंदर हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों की वो सारी वो तमाम जो आपकी कम्बिनेशन हैं उनको वो शो कर देगा जो स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा है कि इंटरमीडिएट के अंदर इक्विवेलेंट जो है वो रिक्वायर्ड है कि फिजिक्स बायो केमिस्ट्री यानी कि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ आईसीएस के स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे तमाम आपके जो कम्बिनेशंस होंगे इंटरमीडिएट के वो शो कर देगा। इनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम। मैं चेक करती हूँ कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया तो उसके अंदर उसने उसकी सारी स्पेशलाइजेशन मेंशन कर दी हैं कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब उसने मेडिकल वाला जो स्पेशलाइजेशन थी वो निकाल दी। जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग हमने ये इस फील्ड के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अपनी डिप्लोमा की डिग्री को भी वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से स्पेशलाइजेशन में। फिर उसके बाद डिसिप्लिन बाय कैटेगरी, कैटेगरी के वाइज कैटेगरीज क्या होती हैं ये इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर डिग्रीज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। मे बी आपको अभी इस रिकॉर्डिंग के अंदर या वीडियो के अंदर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट पे दे दिया जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को जाके लाजमी तौर पर देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहती हूँ कि A1 कैटेगरी के ऊपर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो मैं A1 कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है कि मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री A1 के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको शो कर देगा जो A1 के अंदर ऑफर हो रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि आप लोग AP या M कैटेगरी जो UET के एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन की कैटेगरी है वो किन किन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे सारे वो प्रोग्राम कैटेगरी वाइज आ जाएंगे। आप स्टूडेंट एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने यहाँ पे किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, आप अपने एलिजिबल डिसिप्लिन ढूंढिए। आपने खुद ही इसको अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सबसे नीचे आके आपको उसने खुद ही बता दिया है कि आपने अपना एजुकेशन ट्रैक सेलेक्ट किया कि आपके इंटरमीडिएट है, आपने ये सेलेक्ट किया कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस किस किया, लाइक आपने के सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में कौन कौन से थे, तो उसने आपके सारे एलिजिबल डिसिप्लिन जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारे ढूंढ के दे देने हैं वो। लेकिन जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज के अंदर तमाम फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती कि मेरा बायो केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो फिर वो देखिएगा जब आप इसके लिए फाइंड एलिजिबल डिसिप्लिन करेंगे तो वो सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स निकाल के सिर्फ कंप्यूटिंग के ऊपर ले आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए प्रोग्राम्स के लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने अपना मेरिट कैलकुलेट करना है, आपको मैनुअली भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया जा चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती थी कैसे करना है। इवन वेबसाइट के ऊपर एग्रीगेट कैलकुलेटर भी यूईटी ने दे दिया था, फिर भी समझ नहीं आता था स्टूडेंट्स को। तो देखें यहाँ पे बहुत ईजी वे में यहाँ पे मेरिट कैलकुलेटर है, जहाँ पे आप लोग अप्लाई करने वाली फेज़ में आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के पास आएंगे, आपके पास admission.uit.edu.pk के जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेन पे ही आप लोगों को, जब आप बैचलर्स ऑफ साइंस एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आएंगे, यहाँ पर जब आप लोग इस वाली एप्लीकेशन ओपन वाले फेज़ के अंदर आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर देखा यहीं पे आपको मेरिट कैलकुलेटर भी मिलेगा। ये मेरिट कैलकुलेटर आपको सारा कैलकुलेट करके देगा, आपको आपका ई-कैट का एग्रीगेट भी कैलकुलेट करके देगा, नॉन ई-कैट का भी। अब ई-कैट और नॉन ई-कैट क्या होता है, ई-कैट का मतलब होता है वो आपका एग्रीगेट जो आपकी ई-कैट की बेस पे, यानी कि ई-कैट के मार्क्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और नॉन ई-कैट का वो है कि जिसके अंदर आप लोगों के नॉन ई-कैट के यानी कि आप लोग के ई-कैट इंक्लूडेड नहीं होगा, उसकी वेटेज होगी। जो नॉन ई-कैट होता है उसकी वेटेज आपके पास होती है
25% मैट्रिक एंड 75% आपका इंटरमीडिएट। और जो आप लोगों की जो ई कैट वाली होती है उसके अंदर 33% ई कैट होता है, 17% मैट्रिक होता है और बाकी 50% आपका इंटरमीडिएट होता है। दिस जो अब यहाँ पे ई कैट और नॉन ई कैट बेस्ड जो आप लोगों का एग्रीगेट है वो आपको बता रहा है, दिस कैलकुलेटर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट इन एंटर योर मार्क्स टू कैलकुलेट बोथ ई कैट विद टेस्ट एंड नॉन ई कैट विदाउट टेस्ट एग्रीगेट्स। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपना एजुकेशन ट्रैक सेलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उसने आपको साथ में ही, आप लोग अगर ध्यान से देखें ना तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा कि जब आप अपने एकेडमिक मार्क्स को एंटर करने लगेंगे वो आप लोगों को आपका मेरिट फॉर्मूला भी बता देगा। देखिए आप लोगों के नॉन ई कैट की जो वेटेज है वो नॉन ई कैट जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर तो मैट्रिक 25% होगी और ई कैट के प्रोग्राम्स के लिए 17% होगी। अब हमारे मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, मैट्रिक के अंदर हम फॉर एग्जांपल एंटर कर देते हैं कि 1025 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 1100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तो 1200 हो गया ना। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप ई कैट की बेसिस के अंदर ऊपर एग्रीगेट निकाले तो 50% आता है और नॉन ई कैट की बेसिस पे फर्स्ट ईयर के 75% इंक्लूड होते हैं। अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स अगर हम एंटर करते हैं फॉर एग्जाम्पल 400 आउट ऑफ 570, तो ये अब हमारा जो यहाँ पे ई कैट का हो गया। अब स्टेप 3 ऑप्शनल है। अब अगर आप नॉन ई कैट के अंदर अप्लाई कर रहे हो यानी कि आप लोगों ने ई कैट नहीं दिया और अपना एग्रीगेट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे कैलकुलेट एग्रीगेट करोगे, आप लोगों के सामने आप लोगों का एग्रीगेट निकल के आ जाएगा नॉन ई कैट का। अगर इसी के साइड में आप लोग अपना वो एंटर कर देंगे, यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट कर लें अगर, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग अपना सारी डिटेल्स एंटर कर दें, ये आपने फर्स्ट ईयर एंटर कर दी, 400 में से आपने फॉर एग्जांपल 320 मार्क्स एंटर कर दिए। 400 में से वो तो सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली पता है। अगर आपकी कोई एडिशनल मार्क्स हैं, आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, स्पोर्ट्स के टेस्ट को क्वालिफाई किया तो उसके मार्क्स भी आप 10 एंटर करेंगे, अगर हैं तो एंटर कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट तो आप लोगों का वो ई कैट का भी कैलकुलेट करके देगा और नॉन ई कैट का भी कैलकुलेट करके देगा। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि विदाउट एंट्री टेस्ट आपका कितना मेरिट बनता है और विद एंट्री टेस्ट आपका कितना मेरिट बनता है। तो ये आप लोगों की मेरिट कैलकुलेशन का रिजल्ट है। अगर आप लोग फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं मेरिट फॉर्मूला को देखते हुए, जो कि आप लोग को वेबसाइट के ऊपर अब क्लियरली नजर आपको आ रहा है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन नज़र आ रहा होगा जिस पर क्लियरली मेंशन है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से स्टेप्स नज़र आएंगे। 5 स्टेप्स के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर होगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपना जनरेट करना है चलान। जब चलान जनरेट करना है यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC एंटर करना है। प्लीज़ अपने फादर का बिल्कुल नहीं एंटर करना, अपना एंटर करना है। यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपका इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऊपर या मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर। फ़ोन नंबर, वैलिड फ़ोन नंबर, जो भी आपके वैलिड फ़ोन नंबर है जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है वो फ़ोन नंबर एंटर करना है। जो आपको यहाँ पे कैप्चर कोड नज़र आ रहा है इसको डिट्टो कॉपी इसको ऐसे एज इट इज़ नीचे एंटर कर देना है। अगर कोई लेटर कैपिटल है तो उसको कैपिटल, जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही एंटर करना है, जो नंबर है उसको नंबर ही एंटर करना है। जब आप करेंगे तो आप लोग जनरेट चलान करेंगे। जनरेट चलान करने से आपका चलान जनरेट होकर आपकी डिवाइस के अंदर आ जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है कि जब वो जनरेट चलान करते हैं तो उनका चलान उनको शो नहीं हो रहा होता। एक्चुअली जो यूईटी के अंदर यहाँ पे जो अक्सर ही PDF डाउनलोड होती है, जब आप जनरेट चलान पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी डिवाइस है आपने चलान जनरेट किया होता है ना, आपकी वो डिवाइस के अंदर जाके सेव हो जाती है। वो डिवाइस के अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाके सेव होती है और स्टूडेंट्स को वो ना समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कहाँ गई है, कहाँ पे सेव हुई है, क्योंकि वो नज़र नहीं आती है। तो आप लोग कोशिश करें कि वो आप लोग लैपटॉप वगैरह से अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि अगर वो आप लोगों की जब भी आप जनरेट चलान करेंगे ना तो वो आपको ऊपर ही डाउनलोड के ऑप्शन में वो नज़र आ रहा होगा और फ़ौरन डाउनलोड होते ही आपको ऑप्शन दे देगा। अब चलान जनरेट करने के बाद हम लोग यहाँ से आएंगे बैक। जब हम बैक पे आएंगे हमें यहाँ पे नज़र आएगा स्टेप 2 जिसके अंदर हमें फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। फिल एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एंटर होगा। यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा CNIC एंटर करना है और अपना चलान नंबर एंटर करना है जो भी आप लोगों को मिला है। जब आप लोगों ने वहाँ पे चलान जनरेट किया तो उसके ऊपर एक चलान नंबर भी होगा, वो चलान नंबर और CNIC नंबर एंटर करके आपने लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म
ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते वक्त आप लोगों से एक चीज़ वो पूछेगा कि आप ई कैट स्टूडेंट हैं या नॉन ई कैट स्टूडेंट हैं, आप ई कैट कैंडिडेट हैं या नॉन ई कैट कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है कि आप लोग ई कैट हैं, ई कैट कैंडिडेट हैं या नॉन ई कैट। जो नॉन ई कैट कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ नॉन ई कैट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकेंगे, और जो ई कैट स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो ई कैट के अंदर भी और नॉन ई कैट प्रोग्राम्स दोनों तरह के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। सो आप लोगों ने सबसे पहले ये सारी इंस्ट्रक्शंस को थोरोली रीड करके इनके यहाँ पे चेक बॉक्स बने हुए हैं, इनको आपने फिल आउट कर लेना है। और इनको फिल आउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यू का ऑप्शन है। आप लोगों का पूरा प्रोसेस बेस कर रहा होगा इन स्टेप्स के ऊपर। पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, देन वेरिफिकेशन, देन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एग्रीगेट, एडमिशन कैटेगरी, प्रेफरेंसेस, रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। ये तमाम आप लोगों के स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना लाजमी है। जैसे जैसे आप फुल करते जाएंगे इनको, आप लोगों का यहाँ पे जो सर्कल है ये ब्लू होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग कंटिन्यू पे करेंगे आप लोगों का प्रोसेस होगा एक वेरिफिकेशन का। उस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आप लोगों को जो भी CNSE वगैरह मिला होगा वो आप लोगों की जीमेल आईडी के ऊपर, आप लोगों की जीमेल आईडी के ऊपर आप लोगों को एक कोड मिला होगा। वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे आके एंटर करना है, जहाँ आप लोगों के यहाँ पे ब्लॉक मिला हुआ है यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करना है। अब आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आप लोग जब अपने ईमेल के अंदर जाके अपने चेक करें OTP को, तो आप लोग मेक श्योर करें कि वो आपको स्पैम वगैरह में या जंक फोल्डर्स के अंदर ना चला गया हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो स्पैम फोल्डर्स को लाजमी तौर पर चेक करें, क्योंकि आपकी मोस्टली अगर कोई सिक्योरिटीज़ की वजह से या अगर आपने किसी भी तरह की एंटीवायरस को डाउनलोड किया हो तो उसकी वजह से अक्सर फाइल्स जो हैं, जो आपकी न्यू फाइल्स होती हैं या मोस्टली आप वेबसाइट्स के अंदर अप्लाई कर रहे होते हो तो वो आपकी चली जाती हैं स्पैम के अंदर। तो आप लोगों ने जब अपने यहाँ पे कोड एंटर करना है तो वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शो होगा नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शो नहीं कर रही। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों से आपके नेम, फादर नेम और इस तरह CNIC, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह ये तमाम चीज़ें पूछी गई होती हैं। मेरे ख्याल से अब हम इतने मैच्योर तो हो गए हैं कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद फिल आउट कर सकें। हाँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकती है, दैट इज़ योर डोमिसाइल। डोमिसाइल आप में से जिन स्टूडेंट्स का नहीं बना हुआ, डोमिसाइल नहीं बना हुआ या आप लोगों का CNIC नहीं बना हुआ, अब मेरे ख्याल से CNIC का इतना आइडिया तो सबको हो गया कि नहीं है तो हम बी फॉर्म एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बी फॉर्म एंटर करना है हम लोगों ने। अगर CNIC नहीं है और अगर डोमिसाइल नहीं है, तो अगर आपने बनने के लिए दिया हुआ है और उसके लिए आप लोगों के पास अगर उसका टोकन वगैरह है डोमिसाइल का, अगर डोमिसाइल का आप लोगों के पास कोई टोकन वगैरह है तो आपने उस टोकन की पिक्चर को अपलोड कर देना है। अगर कुछ भी नहीं है अभी डोमिसाइल से रिलेटेड तो आप लोग अपना सिंपली CNIC फॉर्म, बी फॉर्म जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। आप अपने बी फॉर्म वगैरह को भी अपलोड कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले डोमिसाइल बनवा लें, क्योंकि अभी आप लोगों का आप लोग की ई कैट के एडमिट कार्ड के ऊपर डोमिसाइल की बात लिखी होती है, लेकिन आप लोग फिर हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ई कैट के टाइम पे भी नहीं बनवाते हैं, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में भी नहीं बनवाते हैं, उसमें भी अपलोड नहीं करते हैं, और फिर बाद में एट द एंड जब हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने फिजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होता है और यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तो वहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ पे आप ना तो टोकन दिखा सकते हैं और ना ही डोमिसाइल, और ना ही आप बेफॉर्म दिखा सकते हैं, आपको वो डोमिसाइल ही देना होगा। डोमिसाइल के बगैर आपका एडमिशन प्रोसीड नहीं करेगा। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोसीड कर जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने जब आपका मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपने फीस सबमिट करवाने यूनिवर्सिटी खुद जाना है ना, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल भी है जो कि ओरिजिनल होगा और यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेगी। मैट्रिक, इंटर का रिजल्ट, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का रिजल्ट, 2 का रिजल्ट, अगर कोई एडिशनल मैथ्स का रिजल्ट है वो भी, और आपका डोमिसाइल भी वो रख लेंगे अपने पास ओरिजिनल फॉर्म में। तो आप लोगों ने अपना जब डोमिसाइल बनवाना तो मेक श्योर कर लेना आप इसकी फोटो कॉपीज करवा के अपने पास भी रख लेने हैं, क्योंकि डोमिसाइल आगे बहुत काम आता है और मोस्ट प्रोबेबली लैपटॉप स्कीम्स वगैरह में ये मोस्टली काम आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने के बाद अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने अपना डोमिसाइल बनवाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप लोगों ने अपना
डोमिसाइल बनवाना है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये अर्जेंट बेसिस पे भी बन जाता है, ये आराम से 1 महीने के अंदर अंदर भी बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यहाँ पे उसने आपसे बोर्ड पूछना है, आपका बोर्ड कौन सा था, 22 लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जो भी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये आप लोगों के, अगर आप अपने रिजल्ट कार्ड्स को देखें तो ये अगर आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट कार्ड है ना, तो रिजल्ट कार्ड के ना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे करके रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका नाम इनरोलमेंट नंबर भी लिखा होता है या इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। इस तरीके से कुछ जो बोर्ड्स हैं उन्होंने इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है और कुछ ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है कि आप लोगों के ना जो रिजल्ट है ना उनके यहाँ पे करके टॉप कॉर्नर पे करके यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, एंटर करना है। रोल नंबर जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे एंटर होगा, और ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स और किस साल आपने मैट्रिक क्लियर किया था वो, और अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद फर्स्ट ईयर का भी सेम बोर्ड सिलेक्ट करना है आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद रोल नंबर स्लिप, और कितने मार्क्स आपने अचीव किए, कितने टोटल थे, किस साल पास किया, वो आपने सारी डिटेल्स एंटर करनी है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने इंटरमीडिएट किन सब्जेक्ट्स के साथ किया है, और इनको अगर आपने ध्यान से सिलेक्ट नहीं किया तो आगे जब आप अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने लगेंगे ना तो आपको वो प्रोग्राम्स आपके शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे गलती से भी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया, आपको इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स वो सिलेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ही सिलेक्ट करें। इसके बाद जब आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट आपसे सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन लेगा। सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन लेते वक्त वो आपसे पूछेगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अगर आप लोगों के अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप इसको अनेबल रहने देंगे, इसको चेक मार्क नहीं करेंगे, और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है फिर आप इसको ऑन करेंगे, और फिर जब आप ऑन करेंगे इसको एनेबल करेंगे, ब्लू कर देंगे, तो आपसे फिर वो आपकी सारी डिटेल्स भी पूछेगा। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर वो आप लोगों से सिर्फ आप लोगों का रोल नंबर पूछेगा, आपके बोर्ड की इंफॉर्मेशन लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा और आपका रोल नंबर पूछेगा, ठीक है। आप लोगों ने ये तमाम प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका एग्रीगेट आ जाएगा। अब अगर आप लोगों ने ईकेट की बेसिस पे भी अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों का एग्रीगेट निकाल के वो दे देगा। आप लोगों ने अपना एग्रीगेट चेक करना और कंटिन्यू पे सिलेक्ट कर देना। जब आप कंटिन्यू पे जाएंगे आप लोगों को वो कहेगा कि आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी आपने कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है, अगर तो आप पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो आप लोगों के का A1 A2 ये वाली तमाम कैटेगरीज आपके सामने, जो भी जिनमें भी आप एलिजिबल होंगे ना, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसने सारा डाटा आपसे ले लिया है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस प्रोविंस से बिलोंग करते हो, किस कंट्री से बिलोंग करते हो। वो सारा डाटा लेने के बाद उसने आपके सामने कुछ जो कैटेगरीज हैं वो जो कैटेगरीज की लिस्ट है वो आपको दिखा दी है कि आप इन कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल हो। आपने इन कैटेगरीज में से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी को के अंदर जाना है। अब A1 के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पंजाब के होंगे तो वो पंजाब को सिलेक्ट करेंगे तो उनके सामने सारी A1 A2 M कैटेगरी आ जाती है जो यूईटी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इस तरह से। और अगर आप किसी और प्रोविंस से होंगे, ओवरसीज़ होंगे, तो आप लोग उसके अंदर भी आप लोगों की आपकी लिस्ट जो है वो दिखा देगा और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आगे मेंशन भी होगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगा तो मैंने आपको बताया है कि कैटेगरी इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब जब आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड करने लगेंगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है आपका जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, जिसके अंदर आपने अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना होता है। उससे पहले वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर हम A1 के अलावा A2 कैटेगरी को भी ऑफर कर रहे हैं। A2 कैटेगरी का मतलब है कि A1 से 35% तक फीस हाई होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं ना A1 और A2 क्या होता है, A1 और A2 में डिफरेंस क्या है। A1 में डिफरेंस यही है, उन्होंने आपको क्लियरली यहाँ पे लिख दिया कि A2 के अंदर फीस जो होती है वो A1 की निस्बत 35% ज़्यादा होती है और मेरिट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और आफ्टरनून सेशन यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई फील्ड ऐसी है जिसको हम A1 में भी ऑफर करें, A2 में भी ऑफर करें और आफ्टरनून सेशन के अंदर भी ऑफर करें, तो अगर आप लोग इसको पहले से ही यहाँ पे अनेबल कर देंगे कि आप यहाँ पे भी इसको भी टिक कर देंगे, इसको भी टिक कर देंगे, तो जो अगर आप किसी में A1 के अंदर
प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो A2 और आफ्टरनून सेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको कर देंगे तो ये कंफर्म एंड कंटिन्यू हो जाएगा, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप खुद बाद में मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है कि जो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि अगर ऐसे ऑफर हो रहा हो तो मैं खुद ब खुद सिलेक्ट कर दूँ, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सब आपका प्रोसेस जो स्टेप आ गया है, दैट इज़ प्रेफरेंस सेलेक्ट करना, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और मोस्टली हर साल स्टूडेंट्स एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को गलत बनाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन में लेने की वजह से लेने में रह जाते हैं। मतलब ये कि सिलेक्ट आपने प्रेफरेंसेस को इस तरीके से करना होता है कि आप लोगों ने वो फील्ड अपनी सबसे ऊपर रखनी होती है जिसके अंदर आप लोगों का एडमिशन लेने का सबसे ज़्यादा इरादा है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी चॉइस को रैंक करना है कि सबसे पहले कौन सी चॉइस है, यानी सबसे पहले मैं किसको प्रेफर करूं, फिर किसको प्रेफर करूं, किस कैंपस को प्रेफर करूं, किस सिटी को प्रेफर करूं। तो ये आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट होती है जिसके अंदर आपने हाईएस्ट से लोएस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाना होता है, यानी कि जिसके अंदर आपने सबसे ज़्यादा अपना एडमिशन लेने का टारगेट रखा हुआ उसको सबसे ऊपर और जिसको बैकअप पे रखा हुआ उनको नीचे। चाहे वो आपका कैंपस है, कैटेगरी है या प्रोग्राम है, ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। जिसको आप टॉप पे रखेंगे वो टॉप पे ही रहेगी, फिर चाहे आप कैंपस को टॉप पे रखें, कैटेगरी को रखें या प्रोग्राम को। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वो रखनी है जहाँ पे आप रियली एडमिशन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका A1 के अंदर लाहौर कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो, तो उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। अगर आप चाहते हो कि अगर लाहौर में नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, तो A1 के अंदर KSK के अंदर मेरा कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन हो जाए, तो अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ कि वो वर्क कैसे करता है जब आपकी मेरिट लिस्ट चलती है। जब आपका सॉफ्टवेयर है ना, वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, आपका एग्रीगेट लिखा होता है, आपके एग्रीगेट के अकॉर्डिंग वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर आपका एग्रीगेट वो देखता है कि कंप्यूटर साइंस के A1 लाहौर के अंदर वो मैच नहीं कर रहा, तो वो उससे नीचे चला जाएगा। अगर उस पे उससे नीचे वो अगर उसको नहीं नज़र आया ना, वो उससे नीचे चला जाएगा। अगर इस फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी मैच नहीं हुआ तो आप एलिजिबल, वो आपका नाम ही मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, इसे नीचे नीचे वाली लिस्ट में जाता जाएगा। जहाँ पे उसका मेरिट मैच कर जाएगा ना, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि वो फोर्थ प्रेफरेंस पे वो स्टॉप हो गया और आपका मेरिट लिस्ट के अंदर जब नाम आएगा तो आपको वो फोर्थ प्रेफरेंस में जो आपने प्रोग्राम एंटर किया होगा उसका नाम आ जाएगा। जब आप आपकी फोर्थ प्रेफरेंस के अंदर नाम आ गया ना, तो इसके बाद जितनी भी मेरिट लिस्ट लगेंगी ना यूईटी की, फोर्थ से नीचे जितनी भी आपने प्रेफरेंसेस ऐड की हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो डिलीट हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी आपकी कंसीडर नहीं होंगी। अब जो आपके फोर्थ वाली प्रेफरेंस है ना, इस प्रेफरेंस के बाद जब नेक्स्ट लिस्ट लगेगी तो आपकी जो प्रोग्राम्स कंसीडर किए जाएंगे वो इससे ऊपर वाले किए जाएंगे, यानी कि थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ये वाले सिर्फ कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी तो जो कंप्यूटर का जो यूईटी का वेबसाइट को सॉफ्टवेयर होगा वो ऐसे तीन प्रोग्राम्स तक मूव करेगा। अगर एग्रीगेट मैच कर गया तो अपग्रेड हो जाएंगे, ये फोर्थ से ऊपर चला जाएगा, और अगर अपग्रेड ना हुआ तो फिर यहीं पे स्टक रहेगा, इसे आगे पीछे मूव ही नहीं करेगा और नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बेशक आपका मेरिट बनता है या नहीं बनता, ये अलग बात है। आपकी जो प्रेफरेंस है वही ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों को प्रेफरेंसेस की बात समझ आ गई होगी। अब आपने प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है। अब जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालने लगे हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताया कि जब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि A1 के अंदर मेरा नाम आना चाहिए लाहौर कैंपस के अंदर, तो मैं सबसे पहले लाहौर कैंपस को सिलेक्ट करूंगी, मैं कोई और कैंपस सिलेक्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं लाहौर कैंपस सिलेक्ट करूंगी, उसके अलावा सिलेक्ट कैंपस फर्स्ट। जब आप कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे फिर वो आपको प्रोग्राम की लिस्ट देगा, फिर प्रोग्राम की लिस्ट निकाल के आपने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। सेव प्रेफरेंस करके आपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर जाना है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पे प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने फीस जितनी सबमिट करवानी थी वो करवा चुके हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मैक्सिमम फील्ड्स को अंदर अप्लाई करें। अगर आप कंप्यूटिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के अंदर अगर एलिजिबल हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर एलिजिबल हैं, तो उनके अंदर भी अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको सेपरेट फीस नहीं पे करनी पड़ी ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। आपने एक ही दफ़ा जो फीस पे करनी है वो करनी है। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर दें, आपके ऊपर किसी
किसी तरह की लिमिट नहीं है और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप मैक्सिमम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें। आप सबसे पहले उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर लें जिनका मेरिट हाई है और वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल हैं। जैसे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स को आप ऊपर रख लें, फिर इंजीनियरिंग को रख लें, फिर उसके बाद बिजनेस को रख लें, कि छोड़े ना कोई भी ऐसा। तो ये तमाम आपका प्रोसेस है। इसके बाद आप लोगों का जब आपका ये कंप्लीट होगा तो इस आपसे वो एक कंफर्मेशन ले लेगा। अगर अगर आप प्रोसीड करने लगेंगे तो वो फिर कहेगा नो ऐड मोर प्रोग्राम्स और येस प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। आपने येस प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। आपका इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सारा फिल किया था वो सारा आपके सामने फॉर्म आएगा। आपने उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है। आपने बिल्कुल भी बाद में ऐसी शिकायत नहीं करनी कि मैंने ये गलती से ऐसे ऐड कर दिया। आपको वो रिव्यू का भी ऑप्शन देता है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने से पहले भी वो कंफर्मेशन लेता है। तो अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक करके फिर आप लोगों ने उसको रिव्यू करना है और देन आपने डिक्लेरेशन के अंदर आपने ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको थोरोली रीड करके इनको इस तरीके से चेक मार्क करके अपनी एप्लीकेशन को आपने सबमिट करवाना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर यूईटी एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कंसीडर करने की ज़रूरत है। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं दोबारा से। फिर भी कि कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का यूईटी का रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के इस साल 2026 फॉल के अंदर एडमिशन के चांसेस कम हैं या आपका इस तरीके से मेरिट नहीं बन पा रहा या किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन के अंदर, तो आप लोगों के पास एक और चांस होता है जिसके अंदर आप यूईटी स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग यूईटी स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, यूईटी कैट के अंदर स्प्रिंग के अंदर अपेयर होना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर एनरोलमेंट के लिए आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग स्प्रिंग सेशन की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोग यूईटी स्प्रिंग के अंदर लाजमी तौर पे अपेयर होइएगा। अगर आप लोग फॉल के अंदर अपेयर हुए और आप लोगों को प्रॉब्लम आया या आपका मेरिट नहीं बन पा रहा था या आप लोगों को लगता है कि चांसेस कम है कि एडमिशन हो, तो बैकअप के लिए आप लोगों के पास स्प्रिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर अपकमिंग मेरिट लिस्ट जो आप लोग के एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद लगने वाली हैं। आई होप ऑल past education system के shining star get admission and top merit positions with top merit position in top universities of Pakistan with desired field in their desired field जिसके अंदर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आमीन सुम आमीन अल्लाह।